हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसमें हम बात करेंगे कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स किस क्लास में होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद से पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इस तरह की नई नीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये सब अभी अचानक से नहीं हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी इस पर लगातार अपने स्तर पर काम कर रही थी। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे। 2 लाख सुझाव आए और इसके बाद अब यानी 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अभी वाली नीति में क्या खराबी थी। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसमें 1992 में नरसिम्हा राव के ज़माने में थोड़ा सा बदलाव यानी चेंज किया गया था, लेकिन अब ये नीति पूरे तरीके से बदलने वाली है। अब जानते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं इस नई शिक्षा नीति में। तो पहला बदलाव जो हुआ है वो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 का है, यानी 10th तक सारे सब्जेक्ट्स और 11th में आप स्ट्रीम तय करते हैं। स्ट्रीम हमारे पास 3 होती हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। इनमें से ही आप किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। पर अब नए सिस्टम को 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर बेस किया गया है। पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट और सेकंड के 2 साल को मिलाया गया है। इसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और बैग का वेट अब कम हो जाएगा। फिर क्लास 3rd to 5th में बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और अब 5th तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में होगी। मतलब अगर कोई गुजराती बच्चा गुजराती भाषा में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई मराठी में पढ़ना चाहे या कोई बंगाली में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। यानी अब ज़बरदस्ती इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश की छुट्टी। लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट करिकुलम में रहेगी। फिर क्लास 6 to 8 को मिडिल स्टेज माना गया है। 6th क्लास में पहुंचने पर स्टूडेंट्स अब कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेंगे, जैसे चाइना के बच्चे सीखते हैं। कंप्यूटर कोडिंग में सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन्स सॉफ्टवेयर बनाने के टेक्निक्स सीख पाएंगे
और 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। मतलब अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप किसी पेंटर के पास जाकर कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कर सकते हैं। या आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर आती है आपकी स्कूली पढ़ाई की लास्ट स्टेज, जो कि है 9th to 12th की। ये जो 4 साल की पढ़ाई है, इसमें पहले 11th में आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी, लेकिन अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, या अकाउंट्स के साथ आप म्यूज़िक या आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहा गया है। 9th से 12th तक के एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे, मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर आपकी फ़ाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। और एग्ज़ाम में भी आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें लिख सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। और रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट कार्ड में अब न केवल टीचर्स मार्क्स देंगे, बल्कि एक कॉलम आपके लिए भी होगा जिसमें आप खुद को मार्क्स देंगे, और एक कॉलम आपके क्लासमेट्स के लिए होगा जिसमें आपके क्लासमेट्स आपको मार्क्स देंगे। है ना ये इंटरेस्टिंग? अब बात करते हैं 12th के आगे हायर एजुकेशन की। मतलब जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं, उसमें भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब इस पहला बदलाव ये किया है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कैट को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये क्या है? तो समझिए कि 12th में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो अब आपका कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका मेरिट में नाम आने वाला है नहीं। तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। इसमें जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे वो मार्क्स आपके 12th के मार्क्स के साथ जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से आप कॉलेजेस में एडमिशन इजीली ले सकेंगे। कि अभी बीए और बीएससी 3 साल के कोर्स होते हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी। एमफिल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरा बड़ा बदलाव किया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट होगी। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर तक पढ़ा, उसके बाद उसका मन नहीं कर रहा है आगे पढ़ने का और कुछ और पढ़ने का मन है अब, या फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो जो 1 साल पढ़ा है, इस 1 साल के आधार पर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की पढ़ाई की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की है तो डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल का पूरा कोर्स किया है तो डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी अगर एडमिशन ले बच्चा तो इन सर्टिफिकेट्स को भी कंसीडर किया जाए। इसे सरकार की भाषा में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। इसका मतलब कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उसका क्रेडिट आपको दिया जाए। और अगर आप अपने उस कोर्स को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसे आपने 1 साल पढ़कर छोड़ दिया था, तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट होगा। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का। मतलब कोई स्ट्रीम नहीं होगी, आप मनचाहे सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। यानी आप फिज़िक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और म्यूज़िक या पॉलिटिकल साइंस में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार की यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीयू या महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में कुछ अलग ही पढ़ाया जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा डर रहता है पेरेंट्स को फीस का। तो स्कूल्स के लिए
एक फ़ी कैप भी बनाया जाएगा, जिसके लिए वो स्कूल्स आपसे निर्धारित फ़ीस ही ले सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये बिल कब तक लागू होगा? तो इस बिल को फ़िलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश होना है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाकर इसे अपने अपने राज्य में लागू करना होगा। ये शिक्षा नीति 2021 या 2022 के एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगी। तो ये थे कुछ बड़े पॉइंट्स नई एजुकेशन पॉलिसी के। होप यू लाइक इट। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।